नमस्कार साथियों, आज मैं आपके समक्ष सफलता की उड़ान YouTube चैनल पर उपस्थित हुआ हूं। हमने सभी साथियों, आप जैसे हमारे शुभचिंतकों के सुझावों पर हमने ब्राइट स्टार्ट लर्निंग से हमारे इस YouTube चैनल का नाम बदलकर सफलता की उड़ान कर दिया है। सफलता में सभी में ए है, एस ए एफ ए एल ए टी ए सफलता की यू डी ए एन सफलता की उड़ान। सफलता में सफलता सभी में ए है। तो आज से इस चैनल का हमने नाम सफलता की उड़ान रखा है और हम चाहते हैं कि आपको वो उड़ान दिला सके जो आपको सफलता ले जा सके, आपको आपकी सफलता की बुलंदियों तक ले जा सके। तो हमसे जुड़े रहिए और हमारे YouTube चैनल सफलता की उड़ान को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और उन बच्चों तक पहुंचाइए जिन बच्चों को असल में जरूरत है, जो कमजोर बच्चे हैं, जो बहुत कम समय निकाल पाते हैं या जो बार बार फेल हो रहे हैं। उन बच्चों के साथ हम जुड़ के उनको सफलता की इस उड़ान में उनका सहयोग देंगे। मैंने आपको अंतिम समय में, कल की क्लास में मैंने आपको महाराणा लाखा के बारे में बताया था। लाखा ने जावर में चांदी की खान निकली, नकली दुर्ग के लिए ऐसे लड़ाई में तारागढ़ बूंदी के लिए वही कुंभाहाड़ा उस युद्ध में मारा गया था। महाराणा जो लाखा है, इन लाखा के समय पिच्छू नामक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण कराया। महाराणा जो लाखा है, इनका विवाह 80 वर्ष की युवा अवस्था में हंसाबाई से हुआ था और उनके जो पुत्र है मोकल, वो इस मेवाड़ का शासक बनता है। तो आज अपन बात करेंगे महाराणा मोकल की। ये जो महाराणा मोकल है, ये मेवाड़ के शासक बनते हैं। तब इनका जो संरक्षक है, वो संरक्षक बनता है कुंवर चूड़ा। ये जो कुंवर चूड़ा है, इन्हें मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। अपनी भीषण प्रतिज्ञा के कारण इन चूड़ा को सलूम्बर का ठिकानेदार बनाया गया है और प्रारंभिक दौर में ये मोकल के संरक्षक के रूप में क्या करते हैं, काम करते हैं। कुंवर चूड़ा मोकल को बहुत ही जबरदस्त तरीके से शासन करना, उस शासन को संभालना आदि समझाता है। मगर कुछ जो राजपूत सरदार है, जो चूड़ा से वैमनस्यता रखते थे, वो राजमाता हंसाबाई तो शासन की मूल रूप से जो बागडोर है, मोगल शासक है, मगर शासन की बागडोर किसके पास है, हंसाबाई के पास है। तो इस हंसाबाई को भड़काते हैं और इन्हें कहते हैं कि ये कुंवर चूड़ा है, ये कभी भी मोकल की हत्या करके और खुद शासक बनने की योजना बना सकता है। अलग अलग मान्यताएं प्रचलित है, अलग अलग किंवदंतियां है। तो कहते हैं कि जो हंसाबाई है, इस हंसाबाई ने चूड़ा को मेवाड़ से निष्कासित कर दिया था। तब कुंवर चूड़ा मालवा जाता है और मालवा के अंदर वहां के जो शासक होते हैं होसंग शाह है, यहां पर जाकर
नौकरी करता है। इस तरह की बात अपने को देखने को मिलती है। अब हंसाबाई के पास पूर्ण रूप से शासन की बागडोर है। तब हंसाबाई अपने भाई रणमल, इनका भाई कौन है? रणमल। इस रणमल कौन है? राठौड़ है। रणमल कौन है? राठौड़। अभी जो मारवाड़ है, इस मारवाड़ की जो पहली राजधानी, मारवाड़ में राठौड़ वंश का संस्थापक है राव सिंहा। इसके बाद में राव चूड़ा मारवाड़ का शासक बनता है और ये राजधानी बनाता है मंडोर को। तो इनकी राजधानी कौन सी है? मंडोर। राव चूड़ा अपना उत्तराधिकारी बनाता है कान्हा को। कहते हैं कि कान्हा के बाद एक सत्ता नाम का शासक बनता है कुछ समय के लिए। ये मंडोर की स्थिति समझाई। और ये जो रणमल है ये भी राव चूड़ा का पुत्र है, और ये हंसाबाई है ये भी राव चूड़ा की पुत्री है। हंसाबाई का विवाह महाराणा लाखा से होता है और दोनों के जो पुत्र होता है वो मोकल होता है। तो मोकल शासक है कुंवर चूड़ा, मालवा चला गया। कुंवर चूड़ा को ठिकाना कहां का मिला? सलुम्बर का। तो सलुम्बर कहां है? उदयपुर के अंदर। अब सलुम्बर में ही है, यानी कि सलुम्बर क्या है? जिला। बालोतरा, बाड़मेर, सलुम्बर, उदयपुर, ये दक्षिणी हिस्से के अंदर नए बनाए गए जिले हैं। इस तरह से ऊपर डीग के आगे खेड़तल तिजारा और खेड़तल के आगे कोटपुतली, बहरोड, ये उत्तरी सीमा पर बनाए गए नए जिले हैं। 2 नए जिले नीचे, 3 नए जिले ऊपर। एक अंतरराष्ट्रीय सीमा पर फलोदी जिला नया बनाया गया है। एक अपने अजमेर के पास में ब्यावर, और ब्यावर से आगे डीडवाना, कुचामन, ये राजस्थान के अंदर 8 नए जिले बनाए गए हैं। नीचे सलोमर, उदयपुर, बालोतरा, बाड़मेर, बॉर्डर के ऊपर फलोदी, जोधपुर वाला। अगर अपन पूर्वी सीमा की बात करेंगे तो डीग, भरतपुर वाला, खेड़तल तिजारा, अलवर वाला, और कोटपुतली, बहरोड, अलवर और जयपुर वाले। सेंटर के अंदर अजमेर से ब्यावर और नागौर से डीडवाना, कुचामन। ब्यावर ऐसा जिला है जो 3 जिलों से मिलकर बना है, जेतारण, पालिका, बदनौर, भीलवाड़ा का, और ब्यावर अजमेर का। ये थोड़ा सा अपने को ध्यान में रहता है। तो सलुम्बर खुद क्या है? सलुम्बर में ही है। अब चूड़ा मालवा में हंसाबाई क्या करती है? इस मोकल को संरक्षण देने के लिए अपने भाई रणमल को मेवाड़ बुला लेती है। तो हंसाबाई ने रणमल को कहां बुला लिया? मेवाड़ बुला लिया, मोकल का संरक्षण करने के लिए। इस तरह अपने मेवाड़ की राजनीति उस समय चल रही है। इस रणमल का जो वर्तमान की कंडीशन में अपन अफेयर कहेंगे, तो इनका जो अफेयर है वो हंसाबाई की दासी भारमली से था। तो भारमली इतिहास में क्यों जानी गई? क्योंकि ये रणमल की प्रेमिका थी और हंसाबाई की दासी थी। अब रणमल मेवाड़ की राजनीति में हस्तक्षेप करने लग जाता है। तब 2 व्यक्ति, एक का नाम है चाचा और एक का नाम है मेरा। तो चाचा और मेरा ये दोनों क्या करते हैं? इस मोकल की हत्या कर देते हैं। तो मोकल की हत्या किसने की? चाचा और मेरा ने। इनका जो साथ देते हैं वो देते हैं एक का वह महपा, ये पंवार होते हैं। तो एका और महपा, पंवार, इनका क्या देते हैं? साथ देते हैं।
अब मोकल की क्या हो गई, हत्या हो गई। चाचा और मेरा इनका क्या देते हैं, साथ देते हैं। अब जो रणमल यहां का संरक्षक है, तो इन्हें चाचा और मेरा की जो हत्या है वो कौन करेंगे, रणमल करेगा। तो रणमल अपने मोकल की हत्या का बदला चाचा और मेरा को मारकर लेता है। ये एका और महपा पंवार बगकर मालवा में, जिसकी राजधानी मांडू है, उस मांडू के सूबेदार महमूद खिलजी के पास भग जाते हैं और वहां पर शरण ले लेते हैं। वापस से मैं बता रहा हूं, मोकल का संरक्षक कुंवर चूड़ा था, मगर कुंवर चूड़ा जो सलूमर का ठिकानेदार है, इस कुंवर चूड़ा को हंसाबाई ने मेवाड़ से निष्कासित कर दिया। तब कुंवर चूड़ा मालवा के होशंग शाह के यहां पर जाकर चाकरी करने लग जाता है, नौकरी करने लग जाता है। उसके बाद में परिवर्तन आता है और हंसाबाई अपने भाई रणमल को मेवाड़ में बुला लेती है। रणमल बारमली से प्रेम करता है, जो हंसाबाई की दासी है। मारवाड़ में राव सिहा होता है। उस राव सिहा के बाद राव चूड़ा शासक बनता है। राव चूड़ा मंडोर को राजधानी बनाता है। राव चूड़ा अपना उत्तराधिकारी कान्हा को बनाता है और कान्हा के बाद सत्ता शासक बनता है। हंसाबाई और लाखा का जो पुत्र है वो मोकल शासक बना है। चाचा और मेरा ने मोकल की हत्या कर दी। मोकल की हत्या का बदला चाचा और मेरा को मारकर रणमल ने लिया, मगर एक और महपा पंवार जो इसमें सहयोगी थे वो मालवा चले गए। अब अपन बात कर रहे हैं कि जो मोकल है, इस मोकल की हत्या हो गई। अब इसका जो लड़का है, मोकल का लड़का, उसका नाम है कुंभकर्ण। वो कुंभा क्या बनेंगे, शासक बनेंगे। तो इधर मोकल के जो पुत्र हैं, मोकल के पुत्र, इनका नाम है महाराणा कुंभा, जो मूल रूप से कुंभकर्ण थे। कुंभकर्ण का नाम महाराणा कुंभा के नाम से शासक बने। और ये जो रणमल है, इन रणमल के जो पुत्र थे उनका नाम है राव जोधा। और राव जोधा अपने मंडोर के। अब कुंभा और जोधा ये जैसे अपना पूरा का पूरा मेवाड़ और मारवाड़ का क्या बनता है, स्ट्रक्चर बनता है। अब अच्छे से समझिए क्या बता रहा हूं मैं। मोगल की हत्या चाचा मेरा ने, रणमल ने चाचा और मेरा को मार दिया। अब रणमल मेवाड़ की राजनीति में अनावश्यक हस्तक्षेप कर रहा है, तो अब रणमल की जो हत्या है वो मेवाड़ के राजपूत सरदार करते हैं, मेवाड़ी सरदार। अब मेवाड़ी सरदार कैसे करते हैं, तो रणमल और बारमली, रणमल और बारमली की जो प्रेम कथा है वो बहुत ही प्रसिद्ध है, मगर इसका जो अंत है वो बहुत ही दुखद है। ये रणमल मेवाड़ की राजनीति में अनावश्यक हस्तक्षेप करता है, तो मेवाड़ के जो मेवाड़ी सरदार है वो इस बारमली को समझाते हैं कि देख बारमली, तू इससे प्यार करती है, मगर ये जो रणमल है, ये रणमल अब मेवाड़ की राजनीति में अनावश्यक हस्तक्षेप कर रहा है, इसलिए तुझे अब इसे अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा। तो कहते हैं कि इस बारमली ने इस रणमल को जहर दे दिया और जहर की अवस्था के अंदर मेवाड़ी सरदारों ने इसकी हत्या कर दी। तो इधर रणमल की हत्या हो जाती है, इधर मोकल की हत्या हो जाती है। मोकल का पुत्र कुंभा मेवाड़ का शासक बनता है और रणमल का पुत्र जोधा मंडोर का शासक बनता है। अब मंडोर का शासक कैसे बना, तो जो रणमल है, इस रणमल ने क्या किया, हंसाबाई को की सहायता से मेवाड़ की सेना ले गया और इस सत्ता को क्या कर दिया, बेदखल कर दिया और मंडोर का क्या बन गया, शासक। तो मंडोर का शासक रणमल और रणमल के बाद में राव जोधा।
अब इन दोनों के मध्य एक संधि होती है जिसे अपन कहते हैं आंवल भांवल की संधि। तो आंवल और भांवल की जो संधि है वो किस किस के मध्य होती है? कुंभा और राव जोधा के मध्य। इसके तहत मेवाड़ और मारवाड़, तो मेवाड़ और मारवाड़ की सीमाओं का निर्धारण होता है। तो आंवल भांवल की संधि कुंभा और जोधा के मध्य हुई और इसके तहत मेवाड़ और मारवाड़ की सीमाओं का निर्धारण हुआ। अब ये राव जोधा मारवाड़ में जाकर डेवलपमेंट करता है बहुत अच्छा, और कुंभा अपने मेवाड़ में डेवलपमेंट करता है। चित्तौड़ का परकोटा बनाता है, कुंभलगढ़ का किला बनाता है, अचलगढ़ का किला बनाता है, विजय स्तंभ बनाता है, बसंती दुर्ग बनाता है, मांडलगढ़ बनाता है, और उधर जोधा 1459 में मेहरानगढ़ बनाता है और जोधपुर शहर की स्थापना करता है। तो मेहरानगढ़ बनाकर जोधपुर की जो स्थापना है वो कौन करता है? राव जोधा करता है। तो इस तरह की मेवाड़ के अंदर घटना घटती है कि जो चूड़ा है वो मालवा चला जाता है। हंसाबाई रणमल को मेवाड़ में बुला लेती है। रणमल हंसाबाई की सहायता से मंडोर का शासक बनता है। मोकल की हत्या चाचा मेरा कर देते हैं। मोगल की हत्या का बदला चाचा और मेरा को मारकर रणमल करता है। एक और महपा पंवार मालवा चले जाते हैं। रणमल के अनावश्यक हस्तक्षेप के कारण बारमली द्वारा जहर दिए जाने और मेवाड़ी सरदार द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। तब रणमल का पुत्र राव जोधा और मोकल का पुत्र महाराणा कुंभा ये दोनों मिलकर आंवल भांवल की संधि करते हैं और मेवाड़ मारवाड़ की सीमाओं का निर्धारण होता है। उसी समय राव जोधा 1459 में मेहरानगढ़ जोधपुर की स्थापना करता है। ये भांवल जो है ये नागौर के अंदर है और भांवल माता का मंदिर कहां पर है? तो नागौर में। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भांवल माता का मंदिर राजस्थान के अंदर कहां पर है? तो नागौर के अंदर। तो ये जो संधि कहलाती है ये आंवल भांवल की संधि कहलाती है। तो जो मोकल है इस मोकल के समय ये महत्वपूर्ण घटनाएं घटती है। हंसाबाई, बारमली, रणमल, कुंवर चूड़ा और राव जोधा का जो समय है। अब यहां पर एक शब्द आया जिसका नाम था चाचा व मेरा। तो जो चाचा और मेरा है ये मोकल की क्या करते हैं? हत्या। फिर आया कि एका व महपा। ये जो है एका और महपा इनके कारण महाराणा कुंभा मालवा पर आक्रमण करता है। तो एका और महपा पंवार का संबंध किससे है? मालवा से, या फिर अपन कहेंगे तो महाराणा कुंभा से। इसके बाद में दो जनों के नाम लिख रहा हूं, रणमल व रतिपाल। ये रणमल और रतिपाल, ये जो रणमल और रतिपाल है ये दो राणा हम्मीर अपने मेवाड़ में होता है और हम्मीर देव चौहान रणथंभौर में होता है। तो हम्मीर देव चौहान के सेनापति है रणमल और रतिपाल। अलाउद्दीन खिलजी जब 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण करता है तब ये दोनों क्या करते हैं? गद्दारी करते हैं। इसी कारण हम्मीर देव चौहान के नेतृत्व में केसरिया, उसकी पत्नी रंगदेव के नेतृत्व में जौहर होता है और राजस्थान का प्रथम शाखा बनता है रणथंभौर, सवाई माधोपुर 1301। पद्मा हम्मीर देव चौहान की पुत्री जल में आत्मदाह करती है, इसलिए उसे एकमात्र जल जौहर कहते हैं। तो रणमल और रतिपाल क्या करते हैं? गद्दारी करते हैं हम्मीर देव चौहान से। कहां पर? रणथंभौर में। तो ये रणथंभौर के लिए प्रसिद्ध है और किससे गद्दारी करते हैं? हम्मीर से गद्दारी करते हैं। एक नाम आते हैं गोरा व बादल। ये गोरा पद्मिनी का चाचा है और बादल पद्मिनी का भाई है और ये 1301 में रणथंभौर का युद्ध होता है। और चित्तौड़ में जो पहला शाखा होता है, चित्तौड़ का प्रथम शाखा, ये चित्तौड़ का प्रथम शाखा होता है 1303 में। इसमें गोरा बादल और रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया होता है।
और पद्मिनी के नेतृत्व में 1600 राजपूत रानियां क्या करती है, जौहर करती है। चाचा मेरा मोकल की हत्या करने वाले एका और मेहपा परमार मालवा चले गए, फिर महाराणा कुंभा इसके कारण आक्रमण करेगा। रणमल और रतिपाल हमीरदेव चौहान के सेनापति है, इनकी गद्दारी के कारण रणथंभौर के अंदर 1301 के अंदर प्रथम शाखा होता है और हमीरदेव चौहान की हार होती है। गोरा और बादल पद्मिनी का चाचा, पद्मिनी का भाई, चित्तौड़ के प्रथम शाखे के अंदर रतन सिंह के साथ वीरगति को प्राप्त होते हैं। इसी तरह से आने वाले समय में अपन बात करेंगे जयमल और फत्ता की। जयमल और फत्ता, जयमल राठौड़ है और फतेह सिंह सिसोदिया है, जिन्हें शॉर्ट में जयमल और फत्ता कहा जाता है। ये अपने मेवाड़ के अंदर जो चित्तौड़ है, इस चित्तौड़ का जो तीसरा शाखा होगा, तीसरा शाखा 1567 में आक्रमण और 1568 के अंदर युद्ध होता है। इस युद्ध में जयमल और फत्ता उदय सिंह के सेनापति के रूप में भाग लेते हैं। जयमल को कंधे पर बिठाकर कल्लाजी राठौड़ भयंकर युद्ध करते हैं और 4 हाथों वाले लोक देवता कहलाते हैं। जयमल और फत्ता के नेतृत्व में केसरिया और फतेह सिंह की जो रानी होती है फूल कंवर, उसके नेतृत्व में जौहर होता है। तो ये चित्तौड़ का तीसरा शाखा जिसमें जयमल और फत्ता रहते हैं। इस तरह से अपने मालदेव राठौड़ है अपने जोधपुर में। मालदेव राठौड़ के ऊपर शेरशाह सूरी आक्रमण करता है, तब वहां पर जेता और कूपा होते हैं। जेता और कूपा, ये जेता और कूपा कहां पर होते हैं, सुमेलगिरी के युद्ध में, जिसे गिरी सुमेल का युद्ध भी कहा जाता है। ये 1544 के अंदर हुआ था और ये किसके होते हैं, तो मालदेव के सेनापति होते हैं। कहते हैं कि शेरशाह सूरी इस मालदेव के डेरों के पास कुछ लेटर फेंकवा देता है, जिसमें लिखा होता है कि हे शेरशाह सूरी, हम युद्ध शुरू होने से पहले ही मालदेव को बंदी बनाकर आपके सुपुर्द कर देते हैं, और नीचे साइन होते हैं जेता और कूपा के। तब मालदेव युद्ध क्षेत्र को छोड़कर अपने विश्वस्त सेनानायकों और सेना के साथ में यहां से सिवाना की तरफ चला जाता है, और जेता और कूपा को पता चलता है कि इस तरह से हमारे ऊपर, इस तरह से आंच आ रही है हमारे स्वाभिमान पे, हमें गद्दार ठहराया जा रहा है। तब इनकी जो छोटी सी टुकड़ी होती है, वो छोटी सी टुकड़ी ही शेरशाह सूरी से भयंकर युद्ध करती है। और शेरशाह सूरी जो हाल ही में हुमायूं को हराकर दिल्ली का बादशाह बना था, उसको कहना पड़ा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए इस हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, मैं इतने से जनों से अगर यहाँ पे हार जाता तो पूरे हिंदुस्तान की बादशाह मेरे से चली जाती। तो ये घटना जेता और कूपा वाली है। जेता कूपा, गिरी सुमेल, शेरशाह सूरी, मालदेव वाला 1544, जयमल पत्ता चित्तौड़ का तीसरा शाखा 1568, गोरा बादल चित्तौड़ का प्रथम शाखा 1303, रणमल रतिपाल ये अपने रणथंभौर में हमीरदेव चौहान से गद्दारी करने वाले, एका और मेहपा परमार मोकल की हत्या करके मालवा चले जाए, और चाचा और मेरा मोकल की हत्या की, जिनकी हत्या रणमल करता है। तो ये जो मोकल है, इस मोकल ने राजस्थान के अंदर कुछ ऐसे निर्माण कार्य कराए, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। मैंने आपको थोड़ा सा समझाया है कि परमार राजा भोज ने अपनी उपाधि के तहत त्रिभुवन नारायण का मंदिर, ये त्रिभुवन नारायण का मंदिर जो है ये है चित्तौड़ में। तो त्रिभुवन नारायण मंदिर कहाँ है, चित्तौड़ के अंदर। ये बनाया था परमार राजा भोज ने। परमार राजा भोज, कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली वाला है, परमार राजा भोज। तो परमार राजा भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण का मंदिर बनाया। इस त्रिभुवन नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार कराकर इसका नाम रखता है समदीश्वर मंदिर, और ये नाम कौन रखता है, मोकल रखता है। तो परमार राजा भोज ने जो चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण का मंदिर बनाया, इसका जीर्णोद्धार कराकर इसका नाम समदेश्वर मंदिर कौन रखता है, मोकल। ये भी मोकल के बारे में अपने को जानकारी होनी चाहिए। अब मोकल की एक और बात कर रहा हूं, और वो मैं बात कर रहा हूं कि जो एकलिंग जी का जो मंदिर है, एकलिंग जी, ये एकलिंग जी का मंदिर है कैलाशपुरी, और कैलाशपुरी कहां पर, अपने नागदा के अंदर, और नागदा कहां पर, तो उदयपुर के अंदर। एकलिंग जी का मंदिर कहां है, कैलाशपुरी, नागदा, उदयपुर के अंदर। एकलिंग जी
का मंदिर बप्पा रावल ने बनाया। और एकलिंग जी का जो सुदृढ़ परकोटा है, चित्तौड़ दुर्ग का जो परकोटा है, वो महाराणा कुंभा ने बनाया। चित्तौड़ दुर्ग के अंदर जो सर्पिलाकार जो रास्ता है, वो महाराणा कुंभा ने बनाया। इस तरह से एकलिंग जी का जो परकोटा है, एकलिंग जी का परकोटा, ये परकोटा किसने बनाया? मोकल ने बनाया। तो एकलिंग जी का परकोटे का निर्माण किसने कराया? मोकल ने। एकलिंग जी मेवाड़ के आराध्य देव, एकलिंग जी मंदिर निर्माता बप्पा रावल, एकलिंग जी के पुजारी हरित ऋषि का आशीर्वाद मिला, राष्ट्र सेनी मां का आशीर्वाद मिला, बप्पा रावल ने सेना इकट्ठी की और चित्तौड़ दुर्ग के निर्माता चित्रांगन मौर्य के वंशज मान मौर्य को 734 ईस्वी में पराजित किया और मेवाड़ की क्या कर दी? स्थापना कर दी। फिर एकलिंग जी का मंदिर बनता है। एकलिंग जी लकुलिश और पाशुपत संप्रदाय का केंद्र है। चार मुखी शिवलिंग है जो काले संगमरमर से बना है। एकलिंग जी को मेवाड़ के महाराणा मूल रूप से शासक मानते हैं और खुद को उनका दीवान मानते हैं। तो इन एकलिंग जी का जो परकोटा है वो किसने बनाया? मोकल ने बनाया। मोकल ने एक स्थान है राजसमंद के अंदर गढ़बोर। तो जो गढ़बोर है, ये गढ़बोर अपने राजसमंद के अंदर है। तो गढ़बोर अपने राजसमंद में है। यहां पर चार भुजा नाथ का मंदिर है। चार भुजा नाथ का मंदिर, भगवान विष्णु को चार भुजा नाथ कहते हैं। तो चार भुजा नाथ का जो मंदिर है, चार भुजा नाथ का मंदिर, ये कहां पर है? गढ़बोर राजसमंद में। इस मंदिर का जो निर्माण है, वो निर्माण किसने कराया? मोकल ने। निर्माणता कौन है? तो मोकल। तो गढ़बोर राजसमंद के अंदर चार भुजा नाथ का मंदिर निर्माण कौन कराता है? मोकल। इन्हें राजस्थान का चार धाम कहा जाता है। तो राजस्थान का जो चार धाम है वो उपनाम किसका है? गढ़बोर राजसमंद का। अगर मैं यहां पर आपको बताऊं कि राजस्थान का जो अक्षरधाम है, ये सांवलिया जी को कहा जाता है, सांवलिया। और सांवलिया को सेठ कहते हैं और ये है सांवलिया सेठ मंडपिया। और मंडपिया अपने चित्तौड़ में, मंडपिया चित्तौड़। तो राजस्थान का चार धाम गढ़बोर राजसमंद को कहते हैं। राजस्थान का अक्षरधाम सांवलिया सेठ मंडपिया चित्तौड़ को कहा जाता है। राजस्थान का हरिद्वार मातृकुंडिया, मातृकुंडिया, और मातृकुंडिया है अपने रासमी में। मातृकुंडिया रासमी, और रासमी कहाँ है? चित्तौड़ के अंदर। तो मातृकुंडिया रासमी चित्तौड़ को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। राजस्थान का अक्षरधाम कहा जाता है सांवलिया सेठ मंडपिया चित्तौड़ को। राजस्थान का भुवनेश्वर, भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है, मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। तो राजस्थान का जो भुवनेश्वर है वो ओसिया को कहा जाता है, ओसिया। और ये अपने ओसिया जोधपुर के अंदर है और वर्तमान में फलोदी में। फलोदी नया जिला बन गया है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। 30 किलोमीटर उसकी सीमा है, जो न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर अपने राजस्थान को छूती है। रेड क्लिफ रेखा पाकिस्तान की है। इसमें सबसे जो ऊपर है गंगानगर 210, बीकानेर 168, फिर अपने फलोदी 30, जैसलमेर 434 और 200 जो 28 है वो बाड़मेर। हिंदुमल कोट गंगानगर से शाहगढ़ बाकासर बाड़मेर तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा फैली हुई है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान के दो प्रांत के 9 जिले राजस्थान को छूते हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का बहावलनगर, बहावलपुर और रहमियार खान, और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के गोटकी, सुक्कर, खेरपुर, संगर, उमरकोट और थारपारकर, ये जिले अपने राजस्थान को छूते हैं। तो राजस्थान का भुवनेश्वर ओसिया जोधपुर, राजस्थान का हरिद्वार मातृकुंडिया रासमी चित्तौड़, राजस्थान का अक्षरधाम सांवलिया सेठ मंडपिया चित्तौड़। जबकि राजस्थान का चार धाम किसे कहते हैं? चार भुजा नाथ का मंदिर जो गढ़बोर राजसमंद के अंदर है। इन्हें बड़े चार भुजा जी भी कहते हैं, बड़े चार
भुजा, बड़े चार भुजा जी भी इनको कहा जाता है। जबकि जो छोटे चार भुजा जी है उनका जो मंदिर है वो कोटड़ी भीलवाड़ा के अंदर है, और कोटड़ी का ढोलकिया गांव का जो रहने वाला है श्यामल दास, जिसने वीर विनोद नामक किताब लिखी है, और उसी वीर विनोद के अंदर लिखा है कि मेवाड़ की 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया, और जिसमें जो सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है वो कुंभलगढ़ का किला है। तो छोटे चार भुजा जी कोटड़ी और बड़े चार भुजा जी गढ़बोर राजसमंद। इस तरह से मोगल की हत्या चाचा और मेरा कर देते हैं। मोगल की हत्या का बदला चाचा और मेरा को मारकर रणमल लेता है। रणमल की हत्या बारमली की सहायता से मेवाड़ के राजपूती सरदार करवा देते हैं। तो मोगल का जो पुत्र है वो महाराणा कुंभा मेवाड़ का शासक बनता है, और रणमल का जो पुत्र है वो राव जोधा मारवाड़ या मंडोर का शासक बनता है। दोनों के मध्य अमल भावल की संधि होती है, जिसके तहत मेवाड़ और मारवाड़ की सीमाओं का निर्धारण किया जाता है। अब महाराणा कुंभा मेवाड़ में सबसे शक्तिशाली शासक बनता है, और अपने जो राव जोधा है वो मारवाड़ का सबसे शक्तिशाली शासक बनता है। और इतिहास गवाह है कि मारवाड़ और मेवाड़ जब तक एक रहे हैं तब तक इस क्षेत्र के ऊपर ही कोई अन्य आक्रमणकारी नहीं आ पाया है। धीरे धीरे अपने इस इतिहास को और अच्छे से समझते जाएंगे। तब इस मोगल का जो पुत्र है उनका नाम क्या है? महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा को नए नए प्रयोग के कारण अभिनव भट्टाचार्य कहा गया है। महाराणा कुंभा को हिंदू सुल्तान कहा जाता था। एक अब अगर हम बात करें अपन, तो मैं बात कर रहा हूं महाराणा कुंभा की। ये कुंभकर्ण महाराणा कुंभा के नाम से मेवाड़ के क्या बनते हैं? शासक बनते हैं। तो जो कुंभकर्ण है वो मेवाड़ के महाराणा बनते हैं। किस नाम से? महाराणा कुंभा के नाम से। अब कुंभा की सबसे पहले जो कुंभा है, इस कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। अपने आप में बहुत बड़ी जो उपाधि है या बहुत बड़ी जो उपलब्धि है वो है राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक। अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक। राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक महाराणा कुंभा को कहा जाता है, क्योंकि मेवाड़ कुछ पुस्तकों में राजस्थान भी मिलता है, जबकि मूल रूप से मेवाड़ की बात करता है। क्योंकि जो श्यामल दास है ये रचना करते हैं वीर विनोद की। तो जो वीर विनोद है वो श्यामल दास ने लिखा। ये श्यामल दास अपने का मतलब मैं भीलवाड़ा को इसलिए अपने में बोल गया, माफी चाहता हूं, वरना राजस्थानी अपना है, पूरा भारत अपना है, और हम तो वसुदेव कुटुंबकम वाले लोग हैं। तो श्यामल दास भीलवाड़ा के हैं जिन्होंने वीर विनोद लिखा है। इसमें इन्होंने लिखा है कि राजस्थान के 84 में से 32 जो दुर्ग है, मेवाड़ का उल्लेख मिल गया है, तो मेवाड़ के 84 में थे 32 दुर्ग महाराणा कुंभा ने बनाए। और इसमें जो सर्वश्रेष्ठ जो दुर्ग है वो कुंभलगढ़ है, मगर इनकी जो सर्वश्रेष्ठ रचना है वो अपना विजय स्तंभ है। और विजय स्तंभ कहां पर? चित्तौड़ के अंदर। इसलिए राजस्थान के 84 में से 32 दुर्ग बनाने वाला, मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्ग बनाने वाला महाराणा जो कुंभा है, ये राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहलाता है। ये इनकी उपाधियां हैं। अब महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य भी कहा गया। अभिनव भट्टाचार्य, कहीं कहीं अपने को उल्लेख मिलता है अभिनव भट्टाचार्य, तो ये भी आप अपने माइंड में रखेंगे। तो अभिनव भट्टाचार्य महाराणा कुंभा को कहा गया नए नए प्रयोग के कारण, नए प्रयोग करने वाला अभिनव भट्टाचार्य। राणा कुंभा को राजरायण, महाराजा धीराज, राणो रासो, दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु,
और चाप गुरु। तो महाराणा कुंभा की अपन उपलब्धियों की बात कर रहे हैं कि इन्हें राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। श्यामल दास जो भीलवाड़ा के थे, इन्होंने वीर विनोद में लिखा है कि राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र के 84 में से 32 दुर्ग महाराणा कुंभा ने बनाए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ कुंभलगढ़ का किला है और सर्वश्रेष्ठ जो कृति है इनकी विजय स्तंभ चित्तौड़ है। महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य नए नए प्रयोग और संगीत के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखने के कारण संगीत के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखने के कारण इन्हें अभिनव भट्टाचार्य कहा गया है, इन्हें राजरायन कहा गया है, इन्हें महाराजा धीराज कहा गया है, इन्हें राणो रासो कहा गया है, इन्हें दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु, चाप गुरु की इनको उपाधियां मिली है। राणा कुंभा को हिंदू सुल्तान कहा गया है, हिंदू सुल्तान कहा गया है महाराणा कुंभा को, क्योंकि तत्कालीन समय के अंदर ये महमूद खिलजी को क्या करता है, पराजित करता है। इन्हें हिंदू सुल्तान कहा जाता है। अगर मैं बात करूं और मैं कहूं कि हिंदूपति राणा सांगा को कहा जाता है। हिंदूपति किसे कहते हैं, राणा सांगा को। राणा सांगा के नेतृत्व में सभी राजपूत शक्तियां एकत्रित हुई थी। 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार राणा सांगा के एक छत्र के नीचे, मेवाड़ के नीचे क्या करते थे, युद्ध लड़ते थे। तो हिंदूपति राणा सांगा को कहा जाता है। राणा सांगा को सैनिक का भग्नावशेष भी कहते हैं। राणा सांगा को सैनिक का भग्नावशेष, तो सैनिक का भग्नावशेष राणा सांगा को कर्नल जेम्स टोड कहता है। तो राणा सांगा सैनिक का भग्नावशेष, शरीर पर 80 घाव, एक आंख, एक हाथ, एक पैर न होते हुए भी भयंकर युद्ध लड़ता था, इसलिए इसे सैनिक का भग्नावशेष। और सभी राजपूत शक्तियों का, सभी हिंदुवादी शक्तियों का नेतृत्व करने के कारण हिंदूपति राणा सांगा को, जबकि हिंदू सुल्तान किसे कहते थे, महाराणा कुंभा को कहा जाता है। तो अपन बात कर रहे हैं महाराणा कुंभा की, और महाराणा कुंभा जो कुंभकर्ण जो है वो महाराणा कुंभा के नाम से शासक बनता है। तो ये महाराणा कुंभा की जिसे उपाधियां कहा जाता है, तो ये महाराणा कुंभा की क्या है, उपाधियां। अगर महाराणा कुंभा की अगर बात करें और महाराणा कुंभा की जो पुस्तकें हैं, इनका जो साहित्य है उसके अगर बारे में अगर बात करूं, तो जो महाराणा कुंभा है ये मेवाड़ी बोली में लिखते थे। तो मेवाड़ी भाषा नहीं है, बोली है, इसलिए मेवाड़ी बोली के बारे में बात कर रहा हूं। तो महाराणा कुंभा की जो साहित्य है वो मेवाड़ी बोली में है। महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ चित्तौड़ के यहाँ पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखवाई, वो भी मेवाड़ी बोली के अंदर है। तो मेवाड़ी बोली में कुंभा ने ग्रंथ लिखे हैं। सर्वश्रेष्ठ जो ग्रंथ है उसका नाम है संगीत राज। संगीत की 3 विधाएं होती है, गीत, नृत्य और वाद्य। गीत, नृत्य और वाद्य। तो संगीत राज जो ग्रंथ है इसमें कुंभा ने संगीत की तीनों विधाओं, गीत, नृत्य और वाद्य का बिल्कुल गूढ़तम समावेश किया है, यानी कि गहराई से उस नॉलेज की इसने क्या की है, बात की है। फिर कुंभा का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है रसिक प्रिया। तो रसिक प्रिया एक्चुअल में एक टीका है जो कुंभा ने गीत गोविंद के ऊपर लिखी है। गीत गोविंद, तो गीत गोविंद जयदेव ने लिखा है। गीत गोविंद जयदेव की प्रसिद्ध रचना है। इस जयदेव के गीत गोविंद पर कुंभा ने क्या लिखी है, टीका, और उस टीका का नाम क्या है, रसिक प्रिया। इसी रसिक प्रिया में अपने राणा हम्मीर जो मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है, जिसने 1326 ईस्वी में चित्तौड़ को जीतकर सिसोदिया वंश की स्थापना की, उसी राणा हम्मीर को इस रसिक प्रिया में विषम घाटी पंचानन बताया गया है। विषम परिस्थितियों में भी शेर के समान दिखाई देने वाला। यही विषम घाटी पंचानन की जो उपाधि है वो राणा हम्मीर को कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति विजय स्तंभ चित्तौड़ में भी मिलती है। वो भी किसने लिखवाई, महाराणा कुंभा ने लिखवाई है। अगली किताब है इनकी सूड प्रबंध। इसे कहीं कहीं सुधा प्रबंध भी कहते हैं।
सूड प्रबंध या सुधा प्रबंध। ये जो गीत गोविंद के ऊपर टीका लिखी गई है वो रसिक प्रिय है। एक है सूड प्रबंध या सुधा प्रबंध। एक किताब का नाम है राग रत्नाकर की टीका, राग रत्नाकर की टीका। एक किताब का नाम है चंडी शतक की टीका। एक किताब का नाम है संगीत मीमांसा हरिवार्तिक वाद्य प्रबंध कामराज रतिसार, कामराज रतिसार। संगीत राज गीत नृत्य वाद्य का गुणतम समावेश। रसिक प्रिया गीत गोविंद के ऊपर जो टीका लिखी है, जय गीत गोविंद जो जयदेव ने लिखा उसके ऊपर टीका लिखी है महाराणा कुंभा ने। सूड प्रबंध या सुधा प्रबंध, इसमें गाई जाने वाली राग रागिनियों को निश्चित किया है। राग रत्नाकर की टीका, चंडी सत्य की टीका, हरिवार्तिक वाद्य प्रबंध, संगीत मीमांसा, कामराज रतिसार, ये महाराणा कुंभा की पुस्तकें हैं जो महाराणा कुंभा ने लिखी है। तो किताबों में संगीत राज का सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है रसिक प्रिया क्या है, तो गीत गोविंद की टीका और सूड प्रबंध और जैसे सुधा प्रबंध कहते हैं, इसका क्वेश्चन भी अपने से पूछा जाता है। एकलिंग महाकाव्य वैसे कान्हा व्यास ने लिखा है, मगर उसके ऊपर भी विस्तृत वर्णन या टीका महाराणा कुंभा ने लिखी है, इसलिए एक लिंग महाकाव्य, एक लिंग महाकाव्य जिसे महाकाव्य भी कहा गया है। तो एक लिंग महाकाव्य, एक तो आपको ध्यान रखना है कान्हा व्यास, कान्हा व्यास, और इसी तरह की अगर पुस्तक आए और उसके ऊपर किसी कान्हा व्यास का नाम नहीं आए, तब अपने को क्या करना है, महाराणा कुंभा करना है। अपन बात कर रहे हैं महाराणा कुंभा की। महाराणा कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्ग महाराणा कुंभा ने बनाए हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ कुंभलगढ़ का किला है और इनकी सर्वश्रेष्ठ कृति विजय स्तंभ। श्यामल दास ने अपनी रचना वीर विनोद में इसका वर्णन किया है। श्यामल दास भिलवाड़ा कहते हैं। अभिनव भट्टाचार्य नए नए प्रयोग करने वाले, जिसे अभिनव भट्टाचार्य भी कहा जाता है। संगीत के क्षेत्र में विशेष रुचि होने के कारण इन्हें राजरायण, महाराजाधिराज, राणा रासो, दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु और चाप गुरु कहा जाता है, और इन्हें हिंदू सुल्तान भी कहते हैं। जबकि हिंदूपति राणा सांगा को कहा जाता है। सैनिक का भग्नावशेष कर्नल जेम्स टोड ने राणा सांगा को कहा है। मेवाड़ी बोली में कुंभा ने अपनी रचनाएं लिखी है, जिसमें संगीत राज, गीत नृत्य और वाद्य का गुणतम समावेश। रसिक प्रिया जो गीत गोविंद के ऊपर, जो जयदेव के गीत गोविंद के ऊपर टीका लिखी है, जिसमें राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन बताया गया है। सूड प्रबंध जिसे सुधा प्रबंध भी कहते हैं। राग रत्नाकर की टीका, चंडी शतक की टीका, संगीत मीमांसा, हरिवार्तिक वाद्य प्रबंध, कामराज रतिसार और एकलिंग महाकाव्य या एकलिंग महाकाव्य के रचनाकार महाराणा कुंभा है। और एकलिंग महाकाव्य अपने कान्हा व्यास ने लिखा था मूल रूप से। महाराणा कुंभा की बात कर रहे हैं। जब महाराणा कुंभा मेवाड़ की गद्दी के ऊपर बैठता है, तब मालवा के ऊपर जो शासक होता है उसका नाम महमूद खिलजी होता है। मैंने बताया कि जो अपने मोकल है, उस मोकल की हत्या की थी चाचा और मेरा ने, और मोकल की हत्या का बदला एक अपने चाचा और मेरा को मारकर रणमा ने लिया था। मैंने बताया था कि जो एका और महपा पंवार है, एका व महपा, ये जो एका और महपा पंवार है, ये चले जाते हैं मालवा के सूबेदार महमूद खिलजी। उस समय मालवा की जो राजधानी मांडू है, तो मांडू या मालवा का जो सूबेदार है उसका नाम है महमूद खिलजी, महमूद खिलजी। इसके बाद एक महमूद खिलजी द्वितीय आएगा, जो राणा सांगा से युद्ध करेगा।
और गागरोन का युद्ध होगा तो महमूद खिलजी द्वितीय आएगा, इसलिए इसे अपन महमूद खिलजी प्रथम भी कह सकते हैं, और पहले आया तो केवल महमूद खिलजी ही कह सकते हैं। तो ये जो महमूद खिलजी है इसने एक और महपा पंवार को मालवा के अंदर क्या दे दी, शरण दे दी थी, और इसी कारण महाराणा जो कुंभा है, ये महाराणा कुंभा ने इसे कहा कि हे महमूद खिलजी, ये मेरे पापा के हत्यारे हैं, तो इन्हें मुझे सौंप दे। मगर महमूद खिलजी जब इन्हें नहीं सौंपता तब महाराणा कुंभा महमूद खिलजी के ऊपर आक्रमण करता है और युद्ध होता है सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध, तो सारंगपुर का जो युद्ध है सारंगपुर एमपी में है और 1437 के अंदर होता है। तो सारंगपुर का युद्ध होता है 1437 में। महाराणा कुंभा इस युद्ध में महमूद खिलजी को पराजित कर देता है, और महमूद खिलजी को कहते हैं कि 6 माह तक महाराणा कुंभा चित्तौड़ दुर्ग के अंदर इसको कैद करके रखता है। महमूद खिलजी ने इस मालवा विजय या महमूद खिलजी को बांडू मालवा के महमूद खिलजी को हराया, और उसकी विजय की स्मृति में इन्होंने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया। ये जो महमूद खिलजी है इस युद्ध में हार जाता है। फिर 1456 के अंदर ये जो महमूद खिलजी है, ये महमूद खिलजी कुतुबुद्दीन शासक होता है गुजरात का। कुतुबुद्दीन शासक कहाँ का है, गुजरात का। तो महमूद खिलजी मालवा और कुतुबुद्दीन गुजरात, ये जो दोनों व्यक्ति है ये दोनों मिलकर कुंभा पे आक्रमण की क्या बनाते हैं, योजना बनाते हैं। तो सारंगपुर का युद्ध 1437 के अंदर कुंभा वर्सेज महमूद खिलजी मांडू या मालवा का कारण का था युद्ध का एक और महपा पंवार को शरण देना। महमूद खिलजी ने एक और महपा पंवार को शरण दी थी, इसलिए कुंभा ने इसके ऊपर आक्रमण किया और युद्ध होता है सारंगपुर का युद्ध 1437। अब महमूद खिलजी अपने मन में के अंदर ग्लानि पड़ता है और कंटिन्यू इससे परेशान रहता है। अंदर की जो टीस होती है ना, हमारे मेवाड़ी में इसे काली गांठियां कहते हैं, कि अंदर बाहर से तो शकल सूरत अच्छी है, हंस रहा है, मगर अंदर उस दूसरे के लिए बहुत ही वेर होता है, उसे हम काली गांठियां कहते हैं। और ऐसे आदमी को काली गांठिया को आदमी गाँव में ना, ऐसी जो काली गांठें हैं या अपने अंदर ऐसी वेर की भावना कौन रखता है, महमूद खिलजी। तो महमूद खिलजी गुजरात के कुतुबुद्दीन के साथ में मिलकर एक संधि करता है जिसको कहते हैं चंपानेर की संधि। चंपानेर की संधि, और ये चंपानेर की संधि होती है 1456 में। तो 1456 में चंपानेर की संधि होती है। महमूद खिलजी मालवा और कुतुबुद्दीन गुजरात ये दोनों मिलकर आक्रमण की योजना बनाते हैं, और जो मेवाड़ है उस मेवाड़ को आधा आधा बांट लेंगे, इस तरह की ये एक योजना को बनाते हैं। इस तरह से ये जो मेवाड़ है इसको बीच से अपन तोड़ देंगे, आधा मालवा चला जाएगा और आधा अपने गुजरात के अंदर बांट लेंगे। ये दोनों इस तरह की क्या बनाते हैं, योजना बनाते हैं। वर्णन मिलता है कि इस कुतुबुद्दीन को महाराणा कुंभा समझाता है कि देख भाई, तेरी और मेरी कोई लड़ाई नहीं है, तेरे को जबरदस्ती इमोशनली ब्लैकमेल कर दिया धर्म की और इस तरह की बात करके महमूद खिलजी ने, वरना अपने तो कभी ऐसी दुश्मनी रही नहीं है। कुतुबुद्दीन इस चीज को मान जाता है और पुनः महाराणा कुंभा इस महमूद खिलजी की सेना को खदेड़ देता है, इसलिए किसी महत्वपूर्ण युद्ध का वर्णन अपने को नहीं मिलता। इसलिए चंपानेर की संधि 1456 कुतुबुद्दीन गुजरात और मालवा के महमूद खिलजी के मध्य, दोनों ने मेवाड़ के ऊपर आक्रमण करके इसे आधा आधा बांटने की योजना बनाई थी। सारंगपुर का युद्ध 1437 महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी मांडू या मालवा का और कारण का एक और महपा पंवार को शरण देना। इस युद्ध की स्मृति, विजय की स्मृति में महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ दुर्ग के अंदर अपने आराध्य विष्णु भगवान को समर्पित विष्णु स्तंभ का क्या कराया, निर्माण कराया। तो अपन बात करेंगे विजय स्तंभ की। विजय स्तंभ, ये जो विजय स्तंभ है ये अपने चित्तौड़गढ़ में, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़।
कारण क्या है? तो मालवा विजय की स्मृति में, मालवा विजय की स्मृति में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया? तो महाराणा कुंभा ने। तो विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने कराया। 1440 से 1448 तक इस विजय स्तंभ का निर्माण होता है। किस स्मृति में होता है? मालवा विजय की स्मृति में। मालवा विजय मैंने बताया कि मालवा के सूबेदार या मांडू का सूबेदार महमूद खिलजी एक और महपा को शरण देता है। महाराणा कुंभा उसके ऊपर आक्रमण करता है और 1437 में सारंगपुर के युद्ध में महाराणा कुंभा महमूद खिलजी को पराजित करता है और विजय की स्मृति में अपने आराध्य विष्णु को समर्पित है, इसलिए इसे विष्णु स्तंभ कहते हैं। विष्णु स्तंभ। इसे गरुड़ स्तंभ भी कहते हैं, गरुड़ स्तंभ या गरुड़ ध्वज कहा जाता है। इसे हिंदू मूर्ति कला का विश्व कोश भी कहा जाता है। हिंदू मूर्ति कला का विश्व कोश भी कहा जाता है। इसे मूर्तियों का अजायब घर भी कहते हैं। मूर्तियों का अजायब घर। तो हिंदू मूर्ति कला का विश्व कोश, मूर्तियों का अजायब घर, विष्णु स्तंभ या गरुड़ स्तंभ या गरुड़ ध्वज, विजय स्तंभ चित्तौड़ को कहा जाता है। देखिए अपने कर्नल जो टोडवे हैं, इन्होंने कुतुब मीनार है, ये अपने दिल्ली के अंदर है। इस कुतुब मीनार दिल्ली से भी इस विजय स्तंभ को श्रेष्ठ बताया। अपने एक विद्वान है अंग्रेज जिसे फर्ग्यूसन कहते हैं, फर्ग्यूसन। ये जो फर्ग्यूसन है, इन फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना जो रोम है उसका टार्जन टावर है, रोम के अंदर है टार्जन टावर, इससे इसकी तुलना की है। वापस समझिएगा, विजय स्तंभ अपने चित्तौड़ के अंदर, मालवा विजय की स्मृति में महाराणा कुंभा ने 1437 में सारंगपुर के युद्ध में विजय की स्मृति में इस विजय स्तंभ का निर्माण कराया। अपने आराध्य विष्णु की स्मृति में इसलिए इसे विष्णु स्तंभ, गरुड़ ध्वज या गरुड़ स्तंभ, हिंदू मूर्ति कला का विश्व कोश, मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है। कर्नल टोड ने इसकी तुलना, इसे कुतुब मीनार दिल्ली से भी श्रेष्ठ बताया है और फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना रोम के टार्जन टावर से की है। विजय स्तंभ की अगर बात करें तो विजय स्तंभ 122 फीट ऊंचा है, 122 फीट ऊंचा है। विजय स्तंभ 9 मंजिला है, विजय स्तंभ 9 मंजिला है। इसकी जो तीसरी मंजिल है उसके ऊपर अरबी भाषा के अंदर, किस भाषा में? अरबी भाषा के अंदर अल्लाह खुदा हुआ है। कहते हैं कि इसमें 8-9 तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह खुदा हुआ है। गोगामेडी नौहर हनुमानगढ़ में है। गोगामेडी नौहर हनुमानगढ़ का जो मंदिर है वो मकबरे नुमा है और उसके मुख्य दरवाजे पर बिस्मिल्लाह खुदा हुआ है। गोगामेडी नौहर हनुमानगढ़ की बनावट मकबरे नुमा है और उसके मुख्य दरवाजे पर बिस्मिल्लाह खुदा हुआ है। इस तरह से जो अपने ढाई दिन का झोपड़ा है अजमेर के अंदर, जो ढाई दिन का झोपड़ा अपने अजमेर के अंदर है, उसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको तुड़वाया और उसे एक मस्जिद का रूप दे दिया और उसकी दीवारों पर कुरान की आयतें लिखवाई। उससे पहले जो विग्रहराज चतुर्थ जो बीसल देव है, उन्होंने उसे संस्कृत पाठशाला के रूप में बनाया और अपने नाटक हरि के लिए, जो संस्कृत भाषा का एक प्रसिद्ध नाटक है, जो विग्रहराज चतुर्थ जो बीसल देव के नाम से रचनाएं करता था, तो बीसल देव ने हरि के लिए नाटक के जो श्लोक है वो संस्कृत पाठशाला की दीवारों पर लिखवाए। कालांतर के अंदर मोहम्मद गोरी का दामाद कुतुबुद्दीन ऐबक उसे तुड़ाता है, उसे मस्जिद का रूप देता है और उसके दीवारों के ऊपर कुरान की आयतें लिखवाता है और पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स बढ़ने के कारण उसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है, जो अपने अजमेर के अंदर। गोगामेडी नौहर हनुमानगढ़ की जो बनावट है वो मकबरे नुमा है और उसके मुख्य दरवाजे पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। विजय स्तंभ चित्तौड़ 9 मंजिला है और इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में
अल्लाह लिखा हुआ है। और कितने फीट ऊंचा है? 122 फीट ऊंचा है। और इसके अंदर 157 सीढ़ियां हैं। 157 क्या है? इसमें सीढ़ियां हैं। तो 122 फीट ऊंचा, 9 मंजिला, 157 सीढ़ियां और तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है। विजय स्तंभ जो चित्तौड़ है, इस विजय स्तंभ चित्तौड़ की मुख्य विशेषता राजस्थान के अंदर पहला डाक टिकट विजय स्तंभ पर जारी किया गया। और विजय स्तंभ पर जारी किया गया था 15 अगस्त 1949 में। तो 15 अगस्त 1949 में विजय स्तंभ पर डाक टिकट जारी किया गया था। और विजय स्तंभ RBSC राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन व राजस्थान पुलिस इन दोनों का जो प्रतीक चिन्ह है वो भी कौन है? विजय स्तंभ चित्तौड़ है। इस विजय स्तंभ की बात कर रहे हैं अपन। और विजय स्तंभ के यहां पर जो प्रशस्ति लिखी हुई है उसे अपन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहते हैं। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति विजय स्तंभ चित्तौड़ के यहां पर लिखी हुई है। विजय स्तंभ चित्तौड़। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति विजय स्तंभ चित्तौड़ के यहां पर लिखी हुई है। ये किस बोली में? तो मेवाड़ी बोली के अंदर लिखी हुई है। इसमें राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन बताया गया है। विषम घाटी पंचानन। तो विषम घाटी पंचानन राणा हमीर को किसमें बताया गया है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो विजय स्तंभ चित्तौड़ के यहाँ पर लिखी हुई है। इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो चित्तौड़ में लिखी हुई है, इसका जो लेखन है वो लेखन शुरू किया था अत्रि भट्ट ने विजय स्तंभ चित्तौड़ का लेखन शुरू किया था, जिसे अपन अभी कवि के नाम से भी जानते हैं। और इसे पूरा किया था महेश भट्ट ने। इसे पूरा किया था महेश भट्ट ने। महेश भट्ट इसे पूरा करने वाला है।